बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6-7 मौज़ूआत हैं और सब के सब बहुत अहम हैं और कोशिश करूँगा कि हर एक पर मुख्तसर सी बात की जाए, ज़्यादा लंबी बात ना हो। तो सर फ़हरिस्त ईरान का मसला है जो एक मरतबा फिर ख़तरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के अंदर से ख़बरें आ रही हैं कि अवाम भूखों मरने लगे हैं और जुम्मा की रात ईरान पर फिर भारी हो सकती है। दूसरी खबर, वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी ख़जाने को आइसक्रीम समझ लिया। और तीसरी खबर, पंजाब के ताजरों पर नई क़यामत। और थोड़ा सा ज़िक्र इसी हवाले से ममता बनर्जी का। और फिर उसके बाद ख़बर है कि एलीट क्लास की मलका पकड़ी गई है और दहशतगर्दी का तूफ़ान काबू से बाहर हो गया है। और आखिर में कुछ ज़िक्र मौलवी अब करी या कब करी जिसकी गुंडागर्दी का एक और किस्सा सामने आया है। तो इन सब पर बात होगी। ईरान का मसला, एक तो खैर पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के जहाज़ थे, पाकिस्तान ने वजाहत कर दी है कि ये जहाज़ हमने पनाह इनको नहीं दी, बल्कि ये सिफारतकारों की मुंतकली के लिए नूर खान बेस पर उतरे थे और हमने पनाह नहीं दी। लेकिन अमरीकी मीडिया इस खबर को उछाल रहा है कि पाकिस्तान ने इन तैयारों को पनाह दी। जब ये पहले ईरान ने अमरीकी बमबारी की डर से इन्हें काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचाया और जब वहाँ भी बमबारी का ख़तरा हुआ तो पाकिस्तान पहुंचा दिया और इस तरह ये बमबारी से बच निकले। अमरीकी मीडिया ये भी कह रहा है कि इनमें एक जासूस तैयारा भी शामिल था। अगर ये बात भी है तो ये अमेरिका पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर सकता है, अगरचे इसका इम्कान कम है क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने जो तरदीद की है वो वाज़े तरदीद नहीं है। पाकिस्तान को ये बताना चाहिए कि कोई जासूस तैयारा हमने स्टेशन होने नहीं दिया। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि सिफारतकारों की मुंतकली के लिए तैयारे आए थे फिर वापस चले गए, जबकि अमरीकी मीडिया ये कहता है कि ये तैयारे पाकिस्तान में मौजूद रहे और जंग बंदी के बाद ही वापस गए। तो ये एक संगीन इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान जिसकी जद में आ गया है। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर से जो रिपोर्टें आई हैं वो माशी तबाही और माशी दबाव के बहुत ज़्यादा शदीद होने की ख़बरें हैं। एक तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, बाकी तमाम चीज़ों समेत सब की कीमतों में 2 से 3 गुना तक का इजाफ़ा हो गया। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए एक रोटी 20 रुपए की मिलती है तो वो अब 60 या 70 रुपए की मिल रही है, जबकि लोगों की आमदनियाँ कम हो गई हैं, कारोबार बंद है, कसाद बाज़ारी है। मुल्क की इतनी ज़्यादा सनतें बंद हुई हैं कि शायद ही किसी और मुल्क में इस तरह की तबाही हुई हो। अब एक ताज़ा खबर ये भी आई है कि ईरान जिसके सिर्फ कालीन की बरामदात 2.5 अरब डॉलर थी, 2.5 अरब डॉलर, तो अब वो सिफर पर पहुंच गई हैं। एक भी कालीन इस अरसे में बरामद नहीं हो सका। और ईरान ने जो कोशिश की थी कि पाबंदियों का असर कुछ कम किया जाए, चीन को रेलवे के ज़रिए तेल भेजकर, वो भी नाकाम हुई है क्योंकि इतने लंबे फासले पर जो तेल जाता है चीन, वो इतना महंगा होता है कि चीन अफोर्ड नहीं कर सकता, अगरचे उसकी मईशत खासी तगड़ी है। लेकिन आप जानते हैं कि चीन के हालात इस जंग से पहले ही दगरगू होना शुरू हो गए थे और उसकी माशी तरक्की गिरावट का शिकार हो गई थी और मसलसल उसकी माशी तरक्की जो ग्रोथ है वो नीचे आ रही है। और इस जंग की वजह से उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया, चुनांचे वो ईरान से महंगा तेल ख़रीदने से इनकारी है। थोड़ा बहुत तेल ज़रूर जा रहा है, कम से कम हफ्ते में एक ट्रेन तेल से लगी हुई चीन ज़रूर पहुंच रही है, लेकिन ज़ाहिर एक ट्रेन से ईरान की मुश्किलात में कमी नहीं आ सकती। और अब ईरान का जो वाहिद सहारा है वो है कैस्पियन, जिसके पार रूस है। यानी कैस्पियन का जनूबी साहल जो है वो ईरान के पास है और शुमाली साहल जो है वो रूस के पास है। तो रूस से ईरान ने ड्रोन तैयारे मंगवाए हैं। ये बहुत ही अहम खबर है, इस लिहाज से नहीं कि रूस मदद कर रहा है, बल्कि इस लिहाज से कि इसका मतलब ये है कि ईरान के पास ड्रोन तैयारों की कमी वाक़ई हो गई है। और वो ख़बरें सही नहीं थी कि ईरान के पास ड्रोन तैयारों का जो स्टॉक है वो महज 30 या 40% ज़ाया हुआ है। 60% उसका ज़ख़ीरा जो है महफूज है। अगर 60% उसका ज़ख़ीरा महफूज होता तो वो रूस से मज़ीद ड्रोन तैयारे नहीं ख़रीदता। इधर ट्रंप की धमकियां जारी हैं और ये ख़बर भी ट्रंप जो बयान दे चुका है। ट्रंप के
یہ جو جنگ بندی ہے یہ اب عالم نزع میں ہے، یعنی اس کو آکسیجن ٹینٹ میں رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بچنے کا امکان نہیں ہے اور کوئی بہت بڑی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ خبریں امریکی میڈیا سے ہیں اور ایک ذریعے سے نہیں، بہت سارے ذریعے یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایران پر اب حتمی اور بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تکلیف دہ ضرب لگانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ امریکہ کی ایٹمی ہتھیار بردار آبدوز بھی علاقے میں پہنچ گئی ہے، اور اب خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعرات کو ٹرمپ صاحب چین جا رہے ہیں، چین میں ان کے مذاکرات ہوں گے، اور اگلے دن یعنی جمعے کو وہ واپس آئیں گے اور جمعے کو ہی ایران پر حملے کا وہ حکم دے دیں گے۔ جمعے سے مراد یہ ہے کہ جمعے کی رات یا ہفتے کی صبح تو ایران پر ایک اور بھاری دن آنے والا ہے اگر چین اور پاکستان کی طرف سے سفارتی کوششیں کوئی نیا رخ اختیار نہ کر گئیں، کیونکہ تازہ خبر یہ ہے کہ چین ایران کو مذاکرات کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، اور چین اور پاکستان کے درمیان اس حوالے سے کل بھی رابطے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اور چین کے رابطے ہوئے ہیں ایران جنگ کے حوالے سے، اور ایران کو مذاکرات پر کنونس کیا جا رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اس بات پر مشتعل ہے کہ یورینیم کی حوالگی کا مطالبہ تسلیم کرنے کے بعد اب ایران ایک مرتبہ پھر مکر گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم یورینیم کی افزودگی کو مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ایران کی صورتحال ہے۔ اب وزیر اعظم نے قومی خزانے کو کس طرح آئس کریم سمجھ لیا ہے، تو یہ خبر کل ایک ٹی وی پروگرام میں ایک ممتاز ماہر اعداد و شمار ہے انہوں نے پیش کی، فرق سلیم صاحب نے، اور صرف یہ ان کی خبر نہیں تھی، اور یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اتنی غلط خبر ٹی وی پر بیٹھ کر دیں گے، پروگرام میں بیٹھ کر دیں گے۔ لیکن مزید تصدیق اس کی اس طرح ہوئی کہ منیب فاروق جو حکومت کے بہت زیادہ حامی سمجھے جاتے ہیں اور حکومتی حلقوں کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں فرق سلیم صاحب کے ان اعداد و شمار کا حوالہ دیا اور ان پر تصدیقی تبصرہ کیا، یعنی کہ یہ اطلاعات درست ہیں۔ چنانچہ پھر میں بھی ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وفاقی حکومت کے زیر استعمال گاڑیوں کی تعداد 85,000 ہے، یعنی 1 لاکھ سے 15,000 کم، اور یہ خبر اس دن آئی ہے جس دن حکومت نے یہ خبر جاری کی کہ اس نے بچت پروگرام میں، یعنی کفایت شعاری اور بچت کا وہ پروگرام جو وزیر اعظم نے لانچ کیا تھا، اس میں 13 جون تک کی توسیع کر دی ہے۔ تو یہ بچت پروگرام 85,000 گاڑیاں 30-35 کروڑ روپے مہینے کا تیل خرچ کرتی ہیں، اور یہ بچت پروگرام کی صورتحال ہے۔ اگر بچت پروگرام نہ ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ ان گاڑیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوتی، اور یہ جو وفاقی حکومت کے زیر استعمال گاڑیاں ہیں 1 لاکھ، یہ کس استعمال میں ہیں، کن افسروں کے استعمال میں ہیں، اور ان کے بیوی بچوں کے بھی استعمال میں ہے۔ اور یہ گاڑیوں کو سوزوکی ٹائپ گاڑیاں نہیں ہیں، ان میں سے ہر گاڑی مہنگی ہوتی ہے اور بڑی قیمتی ہوتی ہے اور برانڈ نیو ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ 10 سال پرانی گاڑی حکومت کے زیر استعمال ہو، اور شہباز شریف صاحب نے تو آتے ہی پرانی گاڑیاں ڈسپوز آف کر کے آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ وفاقی حکومت کی بچت پالیسی ہے، اور اسی بچت پالیسی کے تحت وفاقی حکومت نے، آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سپریم کورٹوں کے ججوں اور وفاقی وزیروں، ارکان اسمبلی، سینیٹروں اور وفاقی مشیروں، معاونین خصوصی کی ایک پلٹن ہے جو وزیر اعظم نے رکھی ہوئی ہے۔ اور موجودہ وزیر اعظم کا کمال یہ ہے کہ ان کے کئی معاون اور مشیر عہدیدار ایسے ہیں جن کے ناموں کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کی خبر ہی کسی کو نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون وزیر اعظم کے وفد میں جب جنرل اسمبلی گئی تھی تو وہ اسرائیل نواز خاتون تھیں، اور جب وہ ایشو بنا، اسکینڈل بنا، تو پھر یہ پتہ چلا کہ وہ تو وزیر اعظم کے خصوصی عملے میں ایک عہدیدار ہیں، یعنی ان کے نام کا کوئی نوٹیفیکیشن کسی اخبار میں نہیں آیا، کسی کو خبر نہیں کہ یہ بھی عہدیدار ہیں۔ وہ جب معاملہ نکلا، برآمد ہوا اور ایک اسکینڈل بنا، تو تب پتہ چلا کہ وزیر اعظم کے خصوصی معاونین میں، یعنی انہیں بھی ایک قسم کے منسٹر کا درجہ حاصل ہے۔ تو اب یہ اتنی بڑی فوج ہے، معاونین خصوصی، مشیروں، پارلیمانی سیکریٹریوں، اور پتہ نہیں، یعنی ایک اچھی خاصی فوج ہے جن سب کی تنخواہوں میں وزیر اعظم نے کئی گنا اضافے کیے پچھلے سال، اور کچھ
इसके अलावा जो सरकारी सीनियर सरकारी अफसर हैं उनकी तनख्वाहों में भी कितनी इजाफे किए गए। तो अब ये जो बचत प्रोग्राम है जिसकी मुद्दत में 13 जून तक की तोसी की गई है, इसका मतलब ये है कि बजट से पहले ये जो तोसी है बजट प्रोग्राम की ख़त्म हो जाएगी। तोसी पर ये बचत प्रोग्राम कफ़ायत शारी का जो घोंसला है ये रस्मी तौर पर भी ख़त्म हो जाएगा और फिर बजट में आला सरकारी अफसरों, जजों, वज़ीरों, मुशीरों, मावनीन ख़ुसूसी, पार्लिमानी सेक्रेटरियों, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और इन सब की तनख्वाहों में मज़ीद इजाफे होंगे। पिछले बजट में तो ये कमाल भी आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के गमलों के लिए भी करोड़ों रुपए रखे गए। अब इन गमलों में खाद की जगह क्या सोने का बुरादा डाला जाता है ये किसी को पता नहीं। तो अब पंजाब पर आ जाइए। पंजाब में आपके इल्म में है कि मोहतरमा जब से वज़ीर आला बनी हैं वो हर आए दिन कोई ना कोई नया टैक्स आवाम पर लगाती हैं। अब इतनी ज़्यादा टैक्स आवाम पर लग चुके हैं कि आवाम के होश व हवासी उठ गए हैं, वो बौंतर गए हैं, उनको समझ में नहीं आती वो क्या करें और भीले बहाने टैक्स लगाए जाते हैं। अब एक नया टैक्स लगाया है वो ये है, वो इसको बैनर टैक्स कह लें या तस्वीर टैक्स कह लें। एक बैनर हर दुकानदार को मजबूर किया जा रहा है कि वो ख़रीदे। इस बैनर पर मोहतरमा की तस्वीर है और कहा जाता है कि ये 1100 रुपये लो, अपने 1100 रुपये दो, एक बैनर ख़रीदो और इसे दुकान पर लगाओ। अगर दुकान पर ना लगाया या बैनर ख़रीदने से इनकार किया तो 50,000 रुपये जुर्माना होगा। अब एक दुकानदार अगर महीने में 2 लाख कमाता है तो 50,000 वो बैनर की मद में ये टैक्स देगा। ये जुर्माना नहीं है, ये भी एक किस्म का टैक्स है। और फिर ये ख़बर आयशा सदीक़ा साहब ने ब्रेक किया और कल की ख़बर है ये, इसकी तरदीद नहीं हुई। मतलब ये है कि ये एक नया टैक्स दुकानदारों पर नाफज हो गया है और दुकानदार फिर क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करेंगे। एक एनी शाहिद ने मुझे बताया कि एक दुकानदार खड़ा हुकूमत को बददुआएं दे रहा था और ऐसे फ़िक्रे कह रहा था कि जो दोहराने के काबिल नहीं है, और वो अकेला नहीं था, उसको सुनने के लिए 50 आदमी और भी मौजूद थे और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि मौजूदा हुक्मरान शौकिया गालियाँ क्यों खा रहे हैं, शौकिया बद्दुआएं क्यों ले रहे हैं। और लोग तो ये तक कहते हैं कि अत खुदादा वैर, पंजाब हुकूमत जितना जुल्म कर रही है अवाम पर, टैक्स लगा के और लोगों की धुलाई करके उनके थड़े चबच्चे ठेले रेहड़ियाँ दुकानें मकान तोड़ कर, तो इसका अंजाम मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। अब ये हालात पर मुनहसर है कि कोई हुकूमत के दिल में पंजाब के लिए कोई रहम आता है या नहीं। अच्छा, दहशतगर्दी का इशू मैंने कल इशारतन कहा था कि इतनी बढ़ गई है और ये नहीं ख़त्म हो सकती जब तक ये भैरों नाथ अफरीदी पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, ये सिक्का बंद टेररिस्ट है खुद और फ़ौज को धमकियां देता है, फ़ौज को गालियां देता है, पाकिस्तान की मजम्मत करता है और पाकिस्तान के ख़ात्मे की बाकायदा बैनुल सतूर बल्कि कदरे वाज़े अंदाज में अपनी तकरीरों में पाकिस्तान के ख़ात्मे की बातें करता है। और इनके दहशत गर्दों से राब्ते हैं। PTI पख्तूनख्वा की पूरी तंजीम दहशत गर्दों को पनाह भी देती है, सहूलतकारी भी देती है, उन्हें मुखबरी भी करती है। और ये तो ख़ुद सुहेल अफरीदी ने माना कि हाँ हम लोग इनकी सहूलतकारी करते हैं। इनके अल्फाज ज़रा मुख्तलिफ थे। अल्फाज ये थे कि क्या करें, अगर उनको पनाह ना दें, उनको खाना ना खिलाएं, उनको सहूलतकारी ना करें तो वो गोली से मारने की धमकी देते हैं। ज़ाहिर है ये उज़्र लंग था उसको जवाज़ बनाने के लिए। तो आपने देखा कि एक रोज़ पहले बन्नू में बहुत खौफनाक दहशत गर्दी हुई। पुलिस की इमारत पर 1000 किलो से ज़्यादा बड़ा ताकत का बम मारा गया खुदकुश हमलावर ने, और इसमें सरकारी इतलात के मुताबिक 15, लेकिन हकीकत में या दूसरी खबरों के मुताबिक 21 के करीब पुलिस के जवान शहीद हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हुए। ये अब तक की होने वाली सबसे बड़ी वारदातों में से एक वारदात थी। और अगले ही दिन फिर ये बन्नू ही में एक पुल उड़ा दिया गया और फिर ये लकी मरबत में बम धमाका हुआ। बाज़ार में 9-10 आदमी शहीद हो गए जिनमें 2 पुलिस एहलकार थे और बहुत सारे ज़ख्मी हुए। यानी वहाँ एक सुनामी आ गया है दहशत गर्दी का जो इदारों के कंट्रोल में नहीं आ रहा। जो 2 सवाल बनते हैं कि इस टेररिस्ट हुकूमत को बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है। ये भैरोनाथ कल
ये लकी मरबत में एक खौफनाक धमाका हुआ जिसमें 9-10 अफराद शहीद हुए, और कल ही ये भैरवनाथ जो है वो वहाँ लकी मरबत जाने के बजाय अडियाला जेल के बाहर पहुँच गया। और दूसरा सवाल यह है कि वज़ीर दाखिला क्या कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला के इल्म में ये चीज़ें हैं कि नहीं। वज़ीर दाखिला अमूर पर तो उनकी तवज्जो ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनका सारा वक्त तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर गुजर जाता है, या बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि अमलन वो ख़ुद को वज़ीर आज़म समझते हैं, और फिर वज़ीर ख़ारजा भी वही बने हुए हैं। तमाम ख़ारजा दौरों पर वही जाते हैं, वही मीटिंग करते हैं, वही यकीन दहानियाँ दिलाते हैं, वही यकीन दहानियाँ हासिल करते हैं, और दाखिली अमूर का कोई पुरसाने हाल नहीं। तो कम से कम हुकूमत ये तो कर सकती है कि किसी थाने के SHO को किसी भी थाने के SHO की ये इजाफी ज़िम्मेदारी लगा दे कि वो वज़ारत दाखिला की अमूर भी आकर देख लिया करे। पिंडी इस्लामाबाद में कितने ही थाने हैं, किसी भी थाने के SHO को बुलाकर वज़ारत दाखिला की इजाफी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। अच्छा, बीच में ममता बनर्जी का जिक्र वो मैंने पंजाब के साथ करना था। तो ममता बनर्जी जिनको एक धांधली के ज़रिए हराया गया, और अब तो भारतीय मीडिया में भी ये खबरें आने लगी हैं कि मुसलमानों और दलित बरादरी के 1 करोड़ वोट फहरिस्तों से निकाल दिए गए, फिर जाकर वहाँ बीजेपी जीती। वरना ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में अब भी सबसे मकबूल रहनुमा है। तो खैर इस इशू पर बात नहीं कर रहा। मुझे जो बात पता चली है कि ममता बनर्जी के साड़ी की जो कीमत है वो पाकिस्तानी रुपयों में 1000 के लगभग बनती है, यानी 1000 रुपये के करीब बनती है। 1500 लगा लें, 1500 की साड़ी पहनकर उन्होंने मसलसल ये वज़ारत आला की पूरी मुद्दत गुजारी, और इस अरसे में मगरबी बंगाल को एक तरक्की याफ्ता सूबा बनाया। तरक्की याफ्ता तो पहले ही था, मज़ीद तरक्की दिलाई, पहले से ज़्यादा सहूलतें हैं, गुर्बत वहाँ पहले से कम है, जराइम वहाँ पहले से कम है, और अब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है तो बीजेपी आ गई। अब ये बर्बादी करेगी, मुसलमानों की वहाँ भी शामत आएगी। लेकिन ममता बनर्जी का जो सूट है, जो साड़ी है, वो मेरी उस पर नज़र और जहन की सुई जो है वो अटक गई है कि एक वज़ीर आला 1000 रुपये की साड़ी पहनती है, और फिर दुनिया में एक ऐसी वज़ीर आला भी है जिसके बारे में पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया ग्रुप ने ये खबर अपने चैनल पर चलाई भी और छापी भी किसी के हवाले से कि उनके ज़ेब तन जो सूट है उसकी कीमत 16 लाख रुपए है, जो घड़ी उनके पास है वो करोड़ों की है, और जूते, पर्स, इन सब की मालियत अलग से मिलियंस में है। तो ये कंट्रास्ट आप देखिए कि जो कौमें तरक्की करती हैं उनके लीडरों का क्या चलन होता है, और जो कौमें बर्बादी की तरफ धकेल दी जाती है उनके हुक्मरानों का तर्ज अमल और चलन क्या होता है। अच्छा, अब कराची में एक अनमोल नाम की खातून पिंकी पकड़ी गई है। कहा क्या जाता है, बल्कि फैक्ट है कि वो पाकिस्तान भर की एलीट क्लास की क्वीन का दर्जा रखती थी, मलका आलिया का दर्जा रखती थी। उसने अपने गार्डन में, अपने घर के अंदर, बहुत बड़ा घर है, और उस घर के अंदर ही हीरोइन और वो आइस और इस तरह के नशे तैयार करने का यानी सिस्टम बना रखा था। और वो ख़ुद कहती है कि मेरा जो नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में है, मेरी इतनी दुकानें हैं कि आप गिन नहीं सकते। और मज़े की बात ये है, बल्कि शर्म और अफसोस की बात ये है कि इसने कराची और लाहौर में राइडर्स का एक पूरा नेटवर्क बना रखा है। जो एलीट क्लास के साहबजादे और साहबजादियाँ होती हैं, उनके एक टेलीफोन पर ये राइडर मतलूबा आइस और दूसरा नशा लेकर मुख्तसर वक्त के नोटिस पर उनके घरों में पहुंचा देते हैं। और इतना ताकतवर नेटवर्क, और इतला ये है कि उसको किसी हसास इदारे की मुखबरी पर या जासूसी पर या हुक्म पर पकड़ा गया। अभी पूरी तफसील नहीं आई। तो दो सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल तो ये है कि उस हसास इदारे को अब पता चला, क्योंकि ये मोहतरमा तो कई बरसों से काम कर रही थी, और इसके क्लाइंट्स में MNA थे, MPs थे, सनदकार थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे, यानी एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद इसके क्लाइंट्स में थे, बल्कि इसके सरपरस्तों में थे। और ये अदालत इस शान से आई कि जैसे राव अनवार आता था या जैसे मलक रियाज आता था, यानी उतनी ही ताकतवर खातून है। और पुलिस की जुर्रत नहीं थी कि इसे हथकड़ी लगा सके। इसको इस तरह लाया गया जैसे ये कैट वॉक पर अदालत में आई हो।
اور بہرحال اس کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ عدالت کو بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اس کا جسمانی ریمانڈ دے سکتے. اسے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا. اب اس ملکہ عالیہ کا جو دعویٰ ہے کہ وہ چند دنوں میں اس قید سے باہر آ جائے گی. اب اگر وہ جو خفیہ اور حساس ایجنسی ہے اس نے نگرانی رکھی تو اسے سزا مل جائے گی اور اس کے نیٹ ورک کے دوسرے لوگ بھی پکڑے جائیں گے. لیکن اگر اس نے نظر نہ رکھی اور معاملہ پولیس پر چھوڑ دیا تو یہ یقیناً چند دنوں کے اندر اندر ضمانت پر رہا ہو کے آ جائے گی. اور کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر سندھ پولیس کے حکام اس کے گھر پر پہرا لگا دے کہ کہیں کوئی دوسرے افراد آ کر اس مقدس کاروبار میں خلل انداز نہ ہو، محترمہ کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو. کیونکہ کراچی پولیس نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تو لگتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کراچی پولیس اس پنکی ایرانی کے نیٹ ورک کا حصہ تھی. اچھا، آخر میں وہ جو مولوی اب کری کہ کب کری، جو اصل جس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اس کی ذات کمبو ہے، لیکن وہ خود اپنے نام کے ساتھ چغتائی لگاتا ہے. اب چغتائی ایک الگ قوم ہے، کمبو ایک الگ قوم ہے. اس نے اپنی قوم کیوں تبدیل کر لی؟ ظاہر جال سازی کا، فراڈ کا، ٹھگی کا جو عادی ہو اس نے اپنی ذات بھی بدل لی اور اس نے اپنے گھر میں ایک عجائب خانہ بھی بنا رکھا ہے. اور وہ یعنی کباڑیوں سے بے شمار چیزیں اس نے خرید کر اس میں لگا رکھی ہیں اور ہر ایک پر ایک ٹکر لگا ہوا ہے کہ یہ ترکی کے سلطان کی تلوار ہے اور یہ فلانے خلیفہ کی جائے نماز ہے اور یہ فلانے مقدس ہستی کے زیر مطالعہ قرآن کا نسخہ ہے. اور سارا جھوٹ، سارا جتنے بھی اس میں چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس نے کباڑیوں سے خریدی ہیں اور کباڑیوں سے خرید کر اپنے ملاقاتیوں پر یہ روک ڈالتا ہے کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں. میرے پاس مکہ کے تبرکات بھی ہیں، میرے پاس مدینہ کے تبرکات بھی ہیں، میرے پاس بیت المقدس کے تبرکات بھی ہیں، میرے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ. اور اس کی تازہ غنڈہ گردی کا جو انکشاف ہوا ہے، تازہ انکشاف، غنڈہ گردی تو پرانی ہے، کہ یہ جس گلی میں اس کا دفتر ہے، اس کا فراڈ خانہ ہے، اس کا جھوٹ خانہ ہے، اس پوری گلی پر اس کے غنڈوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اور پولیس یا محکمہ صحت اس کی جعلی لیبارٹری، جعلی دواخانہ سب کے علم میں ہوگا، لیکن کوئی کارروائی نہیں کر رہا کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے تلمبے کا راسپوٹین ہے. وہ بڑے بڑے افسروں کو فون کرے گا اور وہ حرکت میں آ جائیں گے. اور جو لوگ مثلا محکمہ صحت کے لوگ اگر اس کی کارخانے پر چھاپہ مار کر جعلی دوائیں برآمد کرتے ہیں تو الٹا وہ معطل ہو جائیں گے کہ اس فراڈیے کو پکڑا کیوں. ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.